जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्रिश वॉस की बेस्ट सेलिंग बुक नेवर स्प्लिट द डिफरेंस का कंडेंस्ड वर्जन। क्रिश वॉस FBI के लीड होस्टेज नेगोशिएटर रह चुके हैं। मतलब वो बहुत सारे हाई स्टेक केसेस में जैसे कि किडनैपर्स, टेररिस्ट और बैंक रॉबर्स के साथ नेगोशिएट करते थे। तो अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे से नेगोशिएशन करना चाहते हैं, जैसे कि अपने बॉस को सैलरी हाइक के लिए बोलना या अपनी लाइफ पार्टनर को किसी नए काम के लिए कन्विंस करना, तो आई हाईली रिकमेंड कि आपको क्रिश वॉस से नेगोशिएशन सीखना चाहिए। ये हम सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, बिकॉज नेगोशिएशन सिर्फ बड़े बिजनेसमैन या प्रोफेशनल हॉस्टेज नेगोशिएटर्स के लिए नहीं है, बल्कि आप और मेरे जैसे लोग हर रोज अपनी फैमिली, दोस्त, बॉस, मार्केट, हर जगह नेगोशिएट करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि नेगोशिएट कैसे नहीं करना चाहिए। सच्चाई तो ये है कि हम सभी लोग एक दूसरे को फेयरली ट्रीट करना चाहते हैं और अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स के बदले वही चार्ज करना चाहते हैं जो दोनों पार्टीज के लिए सही और फेयर हो। लेकिन इस स्ट्रेटेजी के साथ एक प्रॉब्लम है। हम ह्यूमंस में बहुत से अननोन बायसेस और रीजंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंसान अपने प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा समझता है इन कंपैरिजन कि वही प्रोडक्ट का मालिक कोई और होता। तो इसका मतलब ये है कि सेलर अक्सर किसी वस्तु के लिए उससे अधिक प्राइस लेने का प्रयास करते हैं जितना कि उसका होना चाहिए। तो बेसिकली लोग अपने डिसीजंस इमोशंस के बेस पे लेते हैं और उसे लॉजिक से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अधिकतर लोगों के लिए नेगोशिएशन एक एनालिटिकल या लॉजिकल प्रोसेस नहीं, बल्कि इमोशनल प्रोसेस होता है, और ये बात उन्हें खुद भी नहीं पता होती। तो अपने काउंटर पार्ट पर जबरदस्त डेटा और फैक्ट्स की बारिश से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। हमेशा याद रखें कि नेगोशिएशन फैक्ट्स या लॉजिक के बारे में नहीं होता, बट सामने वाले की नीड्स, उसके इमोशंस और उसकी वैल्यूज पर डिपेंड करता है। क्रिश बताते हैं कि हर डील में बिना कॉम्प्रोमाइजेस के वो पाने के लिए जो चाहते हैं और साथ ही सामने वाला भी फेयरली ट्रीट फील करे, उसके लिए क्रिश हमेशा टैक्टिकल एम्पैथी पर फोकस करते हैं। टैक्टिकल एम्पैथी अपने काउंटर पार्ट की सिचुएशन के साथ जेन्युइनली एम्पैथी रखने और फिर उन्हें अपनी सिचुएशन के साथ एम्पैथी कराने का नाम है। तो आप ये कैसे करते हैं? हर नेगोशिएशन में पहला कदम हमेशा ट्रस्ट बिल्ड करना होता है या रैपो बिल्ड करना। एक नेगोशिएटर के रूप में आपका काउंटर पार्ट आपको हमेशा एक वेलकमिंग, परसेप्टिव और इंसाइटफुल इंसान की तरह समझे। आपका काम उसे डेटा, फैक्ट, लॉजिक्स के साथ उसे धमकाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि एम्पैथी या सहानुभूति रखने और उन्हें ये देखने में हेल्प करने में है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही उनकी समस्याओं को भी हल करता है। और ये सब शुरू होता है एक्टिव लिसनिंग से। अगर आपके काउंटर पार्ट को लगता है कि आप सच में उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो ही वो आपकी बात भी सुनेगा। रियलिटी में उनका ट्रस्ट हासिल करने के बाद ही वो अपने गोल्स और मोटिव्स को आपके साथ शेयर करेंगे। और ऐसा करने के लिए आपको एक्टिव लिसनिंग में मास्टरी हासिल करने की नीड है। आप सच में सुने, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बस सुनने के लिए उनकी बातों को ध्यान से सुने और ये शो करने की कोशिश करें कि आप सच में सुन रहे हैं। क्रिश एक सिंपल सी बट इफेक्टिव टेक्निक सिखाते हैं। इट्स कॉल्ड मिररिंग। इसके लिए आप बस उनके द्वारा बोले गए सेंटेंसेस के लास्ट 3 या 4 वर्ड्स या फिर उन्होंने जो कहा उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी उसे रिपीट करें। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसा करने से सामने वाले को पता चलता है कि आप सच में सुन रहे थे, जो कि रैपो बिल्ड करने का फर्स्ट स्टेप है। जब आप मिररिंग का यूज करते हैं तो आप सामने वाले में और अधिक बोलने और ज्यादा अच्छे से समझाने के इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करते हैं। इससे सामने वाला आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, जो कि हर एक नेगोशिएशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड वाइजमैन ने एक रिसर्च में पाया कि अगर वेटर्स ऑर्डर के लास्ट में सिर्फ एक्सीलेंट या थैंक यू बोलने की जगह अगर कस्टमर के ऑर्डर को मिरर करते हैं तो उन्हें नॉर्मल से 70% तक ज़्यादा टिप्स मिलती हैं। बिकॉज मिररिंग से हम सामने वाले से एक टाइप का बॉन्ड क्रिएट करते हैं जो अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग को बहुत अच्छा फील कराता है। सो आफ्टर मिररिंग नेक्स्ट पार्ट है जो भी उन्होंने कहा है उसे समराइज करना और इंटेलेक्चुअली लेबल करना। ऐसा करने से आप तुरंत उनके इमोशनल पार्ट को शट डाउन करके एनालिटिकल पार्ट को एक्टिव करते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समराइज करते वक्त आप अपनी सभी ओपिनियंस, जजमेंट को बंद कर दें। इस समरी में आप अपना कुछ भी ऐड ना करें, सिर्फ उनकी ही कही हुई बातों की ब्रीफिंग करें। क्रिश आगे बताते हैं कि आपको उनसे अग्री करने की जरूरत नहीं है, ना कि उनकी प्रॉब्लम या पेन को फील करने की जरूरत है। आपको तो बस उसे लेबल करना है ताकि सामने वाले को पता चले कि आप उन्हें समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिश की एक स्टूडेंट सूजन
एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। वो एक डॉक्टर को अपनी दवाई बेचना चाहती थी जो कि ऑलरेडी किसी और कंपनी की मेडिसिन्स अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर रहा था। उस डॉक्टर ने शुरू में ही बोल दिया कि वो कभी भी अपनी करंट दवा को चेंज नहीं करेगा। हालांकि सूजन की शुरुआत बहुत खराब हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि डॉक्टर वास्तव में अपने मरीजों की बहुत परवाह करता है। जब वह अपने किसी मरीज के बारे में बात करता था तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और टोन दोनों ही काफी पॉजिटिव और सीरियस होती थी। सूजन ने उसकी बातों को समराइज करते हुए कहा कि वाओ, आप सच में काफी मेहनत करते हैं। आप हर एक मरीज के लिए उसकी नीड्स के हिसाब से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी पैशनेट और सीरियस हैं। वह डॉक्टर 1 मिनट के लिए रुका और उसने सूजन को ऐसे देखा जैसे पहली बार मिल रहा हो और बोला, दैट्स राइट, आपने सही कहा। क्रिश कहते हैं कि हर नेगोशिएटर के लिए दैट्स राइट एक गोल्ड माइन की तरह है। समराइजिंग एंड लेबलिंग का मेन गोल है उस पॉइंट तक पहुंचना जब आपका काउंटर पार्ट कहता है दैट्स राइट। उसी मोमेंट से डॉक्टर सूजन को जो कहना था उसे सुनने के लिए तैयार था। जब सूजन ने अपने प्रोडक्ट्स के पॉजिटिव पार्ट्स को बताना शुरू किया, डॉक्टर ने उसे ध्यान से सुना। मीटिंग के तुरंत बाद डॉक्टर ने सूजन को दवाई के लिए ऑर्डर भी दे दिया। क्रिस का कहना है कि असलियत में नेगोशिएशन जब तक शुरू नहीं होती जब तक कि आपका काउंटर पार्ट दैट्स राइट या सही कहा नहीं बोलता। और अपने काउंटर पार्ट से दैट्स राइट बुलवाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है उसके वर्ड्स के पीछे के इमोशंस को सुनना। आपका गोल उसकी प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स या वैल्यूज का पता लगाना है और फिर उन्हें समराइज करके एक सिंपल सेंटेंस में कहना है, जैसे कि ऐसा लगता है कि आप वास्तव में ब्लैंक के बारे में चिंतित हैं, या ऐसा लगता है कि ब्लैंक वास्तव में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है कि आपको ब्लैंक पसंद नहीं है। इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भले ही आप गलत हों, आप बातचीत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उसके अग्री ना होने पर आप तुरंत कह सकते हैं कि सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था कि ऐसा है, बल्कि मुझे ऐसा लगा था। बट अगर आपका काउंटर पार्ट आपकी समरी से अग्री करता है और कहता है कि दैट्स राइट, तो अब समय है उनसे अपनी सिचुएशन के प्रति एम्पैथी हासिल करने का। ट्रस्ट बिल्ड करने के अलावा किसी भी नेगोशिएटर का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कंट्रोल का इल्यूजन क्रिएट करना। आपके काउंटर पार्ट को हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि कंट्रोल उसके पास है और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर रहा है। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस पूछकर, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता। ऐसे क्वेश्चन पूछने के पीछे 2 गोल्स होते हैं, एक तो सामने वाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना, दूसरा उसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प मांगना। ऐसे क्वेश्चंस जनरली ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं और उन्हें लंबे आंसर्स देने के लिए मौका देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने काउंटर पार्ट से पूछना कि इस मीटिंग का एंड गोल क्या है, कौन से मेन इश्यूज या कंसर्न को डिस्कस करने की नीड है। ऐसे क्वेश्चंस आपको सोचने के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम देते हैं और आपको छोटी छोटी वो जानकारी देते हैं जो कि नेगोशिएशन में बड़ी लेवरेज साबित हो सकती है। अपने ओपोनेंट को पूछना कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, एक जबरदस्त कैलिब्रेटेड क्वेश्चन है। क्रिस के एक स्टूडेंट का लैंडलॉर्ड उसके मकान का किराया $1800 से बढ़ाकर $2000 करना चाहता था। उस स्टूडेंट ने सीधा नो कहने की बजाय नेगोशिएट करने का फैसला किया। उसने जब ऑनलाइन चेक किया तो उसके ही एरिया में बाकी प्रॉपर्टीज $1800 से $1950 तक में मिल रही थी। उसने फैसला किया कि वो $1830 तक ही पे करना चाहता है। उसने रियल एस्टेट एजेंट के साथ मीटिंग फिक्स की। उसने मीटिंग की शुरुआत कुछ ऐसे की, मैं हमेशा ही समय पर पेमेंट करता आया हूँ, यहाँ से जाना उसके लिए दुखदाई होगा और लैंडलॉर्ड के लिए भी एक अच्छे किराएदार को खोना एक खराब बात होगी। लेकिन मैं पूरी तरीके से समझता हूँ कि आपके पास एक बेहतर लोकेशन है और आप सिर्फ फेयर मार्केट प्राइस चाहते हैं। ये था उनकी सिचुएशन के साथ एम्पैथाइजिंग और साथ ही समराइजिंग के साथ साथ लेबलिंग। फिर उसने कहा, लेकिन मैं ये कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ जबकि यहाँ से कुछ ब्लॉक की दूरी में ही मैं $1800 में शिफ्ट हो सकता हूँ। पहला कैलिब्रेटेड क्वेश्चन। एजेंट ने कुछ सोचकर कहा, यह एक अच्छा सौदा है, मैं आपके लिए $1950 पर मंथ तक जा सकता हूँ, सीधा $50 कम। $1950 पर मंथ मेरे लिए एक बड़ी रकम है। आप तो जानते हैं ना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई डोंट नो ये कैसे पॉसिबल है। आप बताएं कि मैं $1950 का भुगतान कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं $1800 पे करने लायक ही पैसे कमाता हूँ। एक और कैलिब्रेटेड क्वेश्चन। ऐसा लगता है कि आप अपार्टमेंट को खाली रखने का रिस्क उठाना चाहते हैं।
ये था अग्रेसिव हुए बिना अपना लेवरेज बढ़ाना। एजेंट ने कहा नहीं, हम भी ऐसा नहीं चाहेंगे। इनफैक्ट उसके खाली करने के बाद अपार्टमेंट को दोबारा पेंट करना पड़ेगा, जिसमें $2000 तक का और खर्चा आएगा। लेवरेज के लिए नई इन्फॉर्मेशन। फिर एजेंट बोला लेकिन मैं आपको मार्केट रेट से कम तो नहीं दे पाऊंगा। फिर स्टूडेंट ने कहा मैं आपको $1800 तक दे सकता हूँ। एजेंट ने नाम सिर लाया, ये अभी भी मार्केट प्राइस से बहुत कम है और मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। वह कुछ देर चुप रहा और फिर एजेंट से पेन और पेपर मांगा। फिर उसने कुछ नकली कैलकुलेशंस शुरू की और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वह वास्तव में बहुत कठिन हिसाब किताब लगा रहा है। अंत में उसने एजेंट की ओर देखा और कहा देखिए, अगर मैं खाली करता हूँ तो आपको भी लगभग $4000 का नुकसान होगा। मैंने सारी कैलकुलेशन की है और मैक्सिमम मैं $1829 का खर्च उठा सकता हूँ। एजेंट बोला वाह, $1829? आप हिसाब किताब के बहुत पक्के लगते हैं। मुझे खुशी है कि आप इस लीज को रिन्यू कराना चाहते हैं। मेरे हिसाब से हम इसे अगले 12 महीने के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इस निगोशिएशन को और अच्छे से समझते हैं। कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस मतलब मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। आपको हर बार ऐसे कहना होगा जैसे कि आप कह रहे हो मैं आपकी बुद्धिमत्ता को महत्व देता हूँ, क्या आप कृपया मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे सवाल पूछने पर आप अपने काउंटर पार्ट से 2 चीजों में से एक काम करने की उम्मीद कर सकते हैं। एक, या तो वो एक ऐसा क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालेगा जिससे दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, या फिर वो अपनी पुरानी डील से हटकर कुछ बेहतर डील आपको ऑफर करेगा। अगर वो ऑप्शन 2 को चूज करता है लेकिन ऐसा ऑफर देता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप डायरेक्ट ना बोले बिना एक थोड़ा सा डिफरेंट कैलिब्रेटेड क्वेश्चन पूछिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना फाइनल ऑफर देते वक्त कोई राउंड ऑफ नंबर नहीं बल्कि एकदम अलग और अजीब सा नंबर बोलें। इस टाइप का नंबर एक स्पेशल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है और हर बार आपके काउंटर पार्ट को लगेगा कि उसने आपको आखिरी पैनी तक निचोड़ लिया। लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब उन्हें फील हो कि उन्हें बेस्ट डील मिले। इस प्रोसेस को 4 सिंपल स्टेप्स में समराइज कर सकते हैं। अपना टारगेट और बेस्ट डील को जो आप चाहते हैं नेगोशिएट करने से पहले डिसाइड करें। स्टेप 2, अपना ऑफर बढ़ाने से पहले दूसरे पक्ष को काउंटर करने के लिए बहुत सारे एम्पैथी, सहानुभूति और नो कहने के अलग अलग तरीकों का यूज करें। स्टेप 3, डील के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए और उन्हें कंट्रोल का इल्यूजन देने के लिए डिफरेंट कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस का यूज करें। स्टेप 4, फाइनल ऑफर देते समय नॉन राउंड नंबर का ही यूज करें, जैसे $38,000 बोलने की जगह $37,893 ऑफर करें। यह आपके ऑफर को वेटेज और आपकी बात को क्रेडिबिलिटी देगा। ये है मेरी तरफ से नेवर स्प्लिट द डिफरेंस का कंडेंस्ड वर्जन। ये सच में एक जबरदस्त किताब है उन सब के लिए जो नेगोशिएशन सीखना चाहते हैं। आई हाईली रिकमेंड दिस बुक स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हो कि ये वीडियोस बनाने में कितना टाइम और एफर्ट लगता है, तो अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ में वैल्यूज ऐड करती हैं तो प्लीज इस वीडियो को एटलीस्ट 3 लोगों के साथ शेयर करो। रीडिंग लीफ को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ो। जय हिंद।